नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस वक्त कहाँ हैं? वो अमेरिका में हैं। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में भारत में क्या क्या हुआ है? अमेरिका की कॉन्सुलेट जनरल जो जेनिफर है, वो चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने ओवैसी से मुलाकात की है। उन्होंने पवन कल्याण से मुलाकात की है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो कर्नाटक के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की है उन्होंने? क्या आपको पता है कि किन किन लोगों से मुलाकात की और क्या क्या बातें हुई और उसके बाद क्या कुछ बयान सामने आए हैं? एक एक कर बताता हूं मैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अमेरिका में हैं। जब ये खत्म होगा दौरा तो उनका कुछ बयान आएगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद जब अमेरिका की कॉन्सुलेट जनरल जेनिफर निकली तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड कानून से हम सहमत नहीं हैं। और इसी प्रकार ओवैसी से मुलाकात उन्होंने की तो ओवैसी ने यह कहा कि बांग्लादेश नीति से हम सहमत नहीं हैं जो मोदी सरकार की है। ओवैसी का यह कहना था, बाकायदा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत सरकार को शेख हसीना का साथ न देकर बल्कि आंदोलनकारी छात्रों का साथ देना चाहिए था। उसके बाद अमेरिका के डिप्लोमेट्स दिल्ली आते हैं। वो एक मंच सजाते हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के नेता और जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू के नेता केसी त्यागी मौजूद थे। और उस प्रोग्राम में केसी त्यागी ने यह कहा कि हम भारत सरकार के इजराइल फिलिस्तीन नीति से सहमत नहीं हैं। भारत सरकार को खुलकर फिलिस्तीनियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अटल जी ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया था, इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया था। भारत सरकार को तुरंत इजराइल को हथियार बेचना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अमेरिकी कॉन्सुलेट कल कश्मीर गए। कश्मीर में चुनाव होने हैं। वहां उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बाकायदा डेलीगेट्स लेके गए थे। उसके बाद पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने क्या कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा कि हम सभी उग्रवादी जो मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे। जी, उग्रवादी जो मारे गए हैं, आतंकी, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे अगर हम चुनाव जीते तो। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने यह भी कहा कि जो भी अभी जेल में बंद हैं आतंकी, उन सबको छोड़ा जाएगा अगर हमारी सरकार बनी तो। धारा 370 फिर से लागू करने की बात उन्होंने कही है। ये सब मुलाकात के बाद हुई। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं या राजनयिक हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं? वो सबसे दनादन मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर मुलाकात के बाद भारत सरकार के किसी न किसी नीति की आलोचना की जा रही है? और खास ये इसलिए है क्योंकि सहयोगी दल जैसे चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, ये सब से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कोई अंदर ही अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंदर से इस तरह का जब प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिडेन से बात की और बाकायदा उन्होंने जो बातचीत हुई है उसके प्रेस रिलीज भी लगाया है। क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? इंटरनेशनल दबाव जब काम नहीं आया तो डोमेस्टिक मोर्चे पर उन पर दबाव बनवा के कुछ बात मनवा लिया जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का जो इंटरनेशनल विंग है, मतलब कि जो उनके जो लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। तो मोदी को उनकी हैसियत बताने के लिए अमेरिका के डिप्लोमेट्स यहाँ उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बांग्लादेश से जोड़कर देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद जो अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डीप स्टेट है, वो भारत में सक्रिय हो रहा है और इस वजह से ये सारी चहलकदमी, गहमागहमी दिख रही है। हमें नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता है कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स जितना यहाँ पे एक्टिव है, जैसे कि चुनावी राज जम्मू कश्मीर चल रहे, अगर भारत के डिप्लोमेट्स अमेरिका में उतने ही एक्टिव हो जाएं, मान लिया कि भारत का कोई राजनयिक है, वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जाके खुल के मिल रहा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का नेता है, वो बाइडेन के खिलाफ बयान जारी कर रहा है या अमेरिकी सरकार के खिलाफ, तब क्या होगा? तब क्या अमेरिका इसे बर्दाश्त करेगा? अमेरिका जो भारत के अंदर आकर कर रहा है, अगर भारत के राजनयिक भी अमेरिका के अंदर वही काम करने लगे, सेम टू सेम वही, अलग अलग राज्यों के जैसे यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह से मिल रहे हैं वो भी जाके मिले,
जिस तरह उसके बाद जो बयान आ रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ उन नेताओं के, वहां के नेता अगर ये बयान देने लगे तो, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी के हो चाहे डेमोक्रेट्स के, तब अमेरिका को कैसा लगेगा? क्या अमेरिका इसे बर्दाश्त कर सकेगा? हमें यह लगता है कि हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की गई है, डोमेस्टिक फ्रंट और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी, और उसका असर दिख रहा है। हाल में यह खबर यह आई थी कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को स्थिर करने के पीछे शामिल था, उसकी ISI। अब कल खबर यह आ गई कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अचानक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में 50 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, और एक पाकिस्तान का लोकल पुलिस जो उन्हें स्कॉट कर रहा था। 20 व्हीकल्स में आग लगा दी गई। 8 जो जिले थे वो पूरी तरह विद्रोहियों के कब्जे में आ गए हैं। ये सब इंटर रिलेटेड है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तुम हमें यहां मारोगे, हम तुम्हें वहां मारेंगे, यही चल रहा है। चीजों को समझिए। और बहुत कुछ चल रहा है भारत में। हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कांग्रेस वहां आ गई तो हरियाणा बॉर्डर पे जो बैठे हुए किसान हैं पंजाब के, वो दिल्ली में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। कश्मीर का चुनाव है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अगर 370 हटाने के बाद बीजेपी हारती है, और अगर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की सरकार आती है कांग्रेस के सहयोग से, तो कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि कश्मीर फतह मतलब हम लोग भारत फतह कर लेंगे। शब्द पे गौर कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का, भारत फतह कर लेंगे अगर कश्मीर पे फतह हो गया तो। ये यूं ही नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है। समझिए, अंदर की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो बताया है उससे ज़्यादा खुद रिसर्च कीजिए, बहुत कुछ नया पाएंगे। नमस्कार।